चटाख! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। यूं महसूस हुआ था कि जैसे साथ वाले कमरे में कोई लड़ रहा हो। आवाजें बढ़ती जा रही थीं। गालियों का बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा था। ये साहिब और कामरान थे, बॉयज हॉस्टल में। सब इनसे तंग थे। हर रोज लड़ाई करना इनका मामूल था। मैं दोबारा बिस्तर पर लेट गया। उनकी वजह से नींद पूरी होती थी और ना ही पढ़ाई की जा सकती थी। दोनों का उठना बैठना बदमाशों के साथ था, इसीलिए सब उनसे डरते थे। बस दिल ही दिल में उनको कोसते थे। अध खुली आंखों और नींद से बोझल दिमाग के साथ मैं उन्हें सलावातें सुना रहा था। अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में कौंधा। अध खुली आंखें मुकम्मल खुल गईं। मैं सचमुच में उछल पड़ा। सारा जिस्म पसीने में शराबूर हो गया। एक सर्द लहर जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई। नींद की वजह से मैं ये भूल चुका था कि मैं इस वक्त हॉस्टल में नहीं था। मैं तो हॉस्टल से दूर एक वीरान इलाके के रेस्ट हाउस में था। फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? मैं खौफ से थरथरा उठा। हैरत अंगेज तौर पर अब वो आवाजें खामोश हो चुकी थीं। मैं बिस्तर में दुबका सारी सूरत हाल का जायजा ले रहा था। बचपन में याद की गई सारी दुआएं दोहराने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं यहां फंस चुका था। मैं उस वक्त को कोसने लगा जब मैंने यहां आने का फैसला किया था। मुझे हॉस्टल से घर आए 2 दिन हुए थे। मैं सहन में बैठा मूंगफली से दिल बहरा रहा था और रंगीन ख्यालों की दिल फरेब दुनिया में भटक रहा था। मैं अपने ख्यालों से उस वक्त चौंका जब अम्मी जी की आवाज आई। वो इस वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ थी। मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने मुझे एक कार्ड थमा दिया। वो किसी नईम सेठ के बेटे की शादी का कार्ड था। अम्मी ने बताया कि ये अब्बू के नए बिजनेस पार्टनर थे। अब्बू खुद इस शादी पर जाना चाहते थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। अम्मी ने बताया कि इस शादी पर जाना कारोबारी लिहाज से बहुत ज़रूरी था, इसीलिए अब मुझे इस शादी पर जाना था। मुझे कोई एतराज़ नहीं था। सारा सफ़र पहाड़ी इलाके का था। शादी पर खूब मज़ा आया। बहुत से नए दोस्त बने। सारा वक्त हंसते खेलते गुजर गया। शादी से वापसी पर एक मोड़ काटते हुए एक खूबसूरत मंजर मेरे सामने था। मैं उसके सहर में खो गया। गाड़ी एक तरफ खड़ी की। मैं इस दिलफरेब नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ उठाना चाहता था। चोटी पर खड़े बुलंद कामत दरख्त बादलों से अटखेलियां कर रहे थे। मंजर इतना खूबसूरत था कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। मगरिब की जानिब निगाह उठी तो सूरज डूबने की तैयारी कर रहा था। मैं तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा। अब भी लंबा सफर बाकी था। मैं तेजी से गाड़ी चलाते हुए खुद को कोस रहा था। अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि बारिश स्टार्ट हो गई। मौसम के तेवर इंतहाई खतरनाक लग रहे थे। आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। सड़क किनारे एक पुराना रेस्ट हाउस खड़ा था। एक बूढ़े चौकीदार के अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं था। अब इन आवाज़ों ने मेरा खून भी खुश्क करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद आ गया था कि मैं कहाँ से चला था और कहाँ पहुंचा। मुझे शायद वहम हो गया था। मैंने खुद को तसल्ली दी। मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई मौजूद है। वो जो कोई भी था मेरे इंतहाई करीब था। सांसों की गर्मी मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मैं अपनी गर्दन पर एक हाथ रेंगते हुए महसूस कर सकता था। जिल्द और गोश्त से बेनियाज हाथ। मैं ये सब महसूस कर सकता था, लेकिन आंखें खोलकर देखने की हिम्मत नहीं थी। अचानक एक जोरदार आवाज से दरवाजा टूटकर अंदर आ गिरा। मैं उछलकर खड़ा हो गया। ऐसा महसूस होता था जैसे गैलरी में कोई लाश घसीट रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं किसी भी सूरत गैलरी में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, मगर जब मैंने अपने बिस्तर की तरफ देखा, वहां एक 9 साल का बच्चा बैठा था। उसकी टांगें घुटनों के नीचे से गायब थी। वहां से खून रिस रहा था। खौफ के मारे मेरी चीख निकल गई। मैं बदहवास होकर बाहर भागा। ये रेस्ट हाउस एक वीरान इमारत में बदल चुका था। चौकीदार कहीं मौजूद नहीं था। वो अचानक कहीं गायब हो गया। खून और गोश्त के लोथड़े जगह जगह बिखरे हुए थे। मैं भागते भागते एक कमरे में जा पहुंचा। वहां दीवार की तरफ मुंह किए एक औरत खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहना हुआ था। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा। उस वक्त मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि वो हामिला थी। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो घसीट घसीट कर चल रही थी।
मेरे पास पहुंचकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैंने आंखें खोली तो वो मेरे सामने खड़ी थी। मेरे लिए वहां खड़े रहना नामुमकिन था। मैं बदहवास होकर भागा तो उसका सर कट कर मेरे कदमों में गिर गया। मैं डर के मारे पीछे हुआ तो उसके हाथ ने मेरी कलाई जकड़ ली। मेरा सांस बंद होने लगा। मैं खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगा। वो मुझे घसीटते हुए एक दीवार के पास ले गई। मैं दर्द से चीख रहा था। उसने मुझे उठाया और दीवार पर पटक दिया। मेरा सर फट चुका था। तभी सामने की दीवार रोशन हो गई और उस पर एक फिल्म चलने लगी। ये एक पहाड़ी रास्ते का सीन था। एक गाड़ी बहुत तेजी से इस रास्ते पर दौड़ रही थी। ऐसा लगता था जैसे ड्राइवर ने नशा किया हुआ है और वो उसी नशे में गाड़ी चला रहा है। दूसरी तरफ से एक औरत अपने बेटे के साथ आ रही थी। वो औरत हामला थी। वो लोग अपने रास्ते पर गामजन थे कि अचानक वो गाड़ी बेकाबू होकर उन पर चढ़ गई। वो माँ बेटा कुचले गए। वो सीन मेरी जिंदगी का एक भयानक वाकया था। उस दिन एक पार्टी से वापसी पर मैंने नशा कर लिया था और फिर ये दर्दनाक हादसा पेश आया। मैं वहां रुका नहीं था बल्कि दूर भाग गया था। अब मेरा क्या कसूर हुआ? कसूर मेरे सामने था। स्क्रीन बुझ चुकी थी। उस नौमौलूद बच्चे ने अपने दांत मेरी गर्दन पर गाड़ दिए और उबल उबल कर खून बाहर आने लगा। वो टांगों से माजूर बच्चा मेरी टांगें अलग कर चुका था। बंद होती आंखों से मैंने उस औरत को खुद पर झुकते देखा। मैं एक लिखारी था और मैं इस वक्त जंगल के दरमियान वाक़े एक रेस्ट हाउस में मौजूद था। मैं यहाँ अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। यहाँ के कुदरती माहौल से मुतासिर होकर मैंने ये कहानी लिखी थी। अब मुझे किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे मैं अपनी कहानी सुना सकूं। मुझे इस रेस्ट हाउस के अकलौते चौकीदार का ख्याल आया। मैं उसके पास गया। मैंने उसे ये कहानी सुनाई। कहानी सुनाकर मैंने दाद तलब नजरों से उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वह बूढ़ा शख्स कहानी सुनकर डर जाएगा, लेकिन वो तो मुस्कुरा रहा था। मुझे कहने लगा, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प थी। इसे सुनकर बहुत मजा आया। उसने पुरस्कार अंदाज में कहा। तो मैं डर गया। शायद वो समझा कि ये मेरी असली जिंदगी की कहानी है, लेकिन मैं उसे सच में कहानी ही सुना रहा था। मुझे खुद अंदाजा नहीं था कि मैं किस मुसीबत में फंस चुका था। ये वही पहाड़ी इलाका और उसी तरह का रेस्ट हाउस था। मैं अनजान था कि यहां भी माफूकुल फितरत चीजें हो सकती हैं। मुझे जरा सा भी अंदाजा होता तो शायद मैं यहां कभी ना ठहरता। मुझे बिल्कुल ये एहसास नहीं था कि मेरे सामने जो शख्स मौजूद है वो कौन है। मैं बड़ी दिलचस्पी से उसे अपनी कहानी सुनाकर दात वसूल करना चाहता था और मुझे एहसास हो कि मैंने किस कदर दिलचस्प और खौफनाक कहानी लिखी है। लेकिन उस बूढ़े ने तो मुस्कुराकर मुझे ये एहसास दिलाया कि शायद मेरी कहानी कोई मज़ाहिया कहानी है। उसने मुझे कहा कि तुम बहुत अच्छी कहानी लिखते हो। मुझे सुनकर बहुत मज़ा आया, लेकिन तुमने कहानी में ये तो बताया ही नहीं कि वो बूढ़ा चौकीदार कहाँ गया। हाँ, वाकई कहानी लिखने में मैं उस चौकीदार के ख्याल से बिल्कुल अनजान हो गया, क्योंकि मैंने तो कहानी के शुरू में लिखा था कि वहां पर सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार मौजूद था और पूरी कहानी लिखने में मैंने उस चौकीदार का दोबारा जिक्र ही नहीं किया। मैंने फिर सोचना शुरू कर दिया और सोच के अंदाज में कहा कि अब मुझे इस बारे में भी कुछ लिखना पड़ेगा। यकीनन चौकीदार का नाम लिया है तो उसका कहानी में किरदार तो होना चाहिए, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि उस पूरी मंजिल में सिवाय उस चौकीदार के और कोई भी मौजूद नहीं था। तो बूढ़े ने आगे से जवाब दिया, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। उसने सरगोशी की। मैं तुम्हें बताता हूं कि वो कहाँ गया। मैं सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखने लगा कि आखिर ये बूढ़ा मुझे कैसे बता सकता है। फिर मैंने सोचा कि शायद ये भी कहानियां पढ़ने और लिखने का शौकीन। फिर वो बूढ़ा चौकीदार मेरे और करीब आया और उसने सरगोशी की। उसने कहा, दरअसल वो बूढ़ा चौकीदार तुमसे कहानी सुनने ही यहाँ आ गया था। उसने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बात समझते ही मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ा कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मेरा कहकहा हलक में ही दम
तोड़ गया। वो चौकीदार मेरे सामने से गायब हो चुका था और मेरा दिल ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर वो कौन था।